इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है? द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड सेवरल थाउजेंड किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से जो एटमॉस्फेयर है वो ऊपर की ओर थाउजेंड किलोमीटर तक फैले हुए हैं, थाउजेंड किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं। But it exercises enormous pressure on the surface of the earth and remain in direct contact with the surface of the land as well as the surface of the water on the earth. The atmosphere thus has a significance of its own. Significance का मतलब होता है importance। तो atmosphere का एक अपना ही importance है। तो वो कौन कौन सी important बातें हैं वो देखते हैं। एयर ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विथ लैंड एंड वाटर। हवा जो है वो हमेशा ज़मीन के कांटेक्ट में रहता है और पानी के कांटेक्ट में रहता है। ड्यू टू दिस फिजिकल कांटेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर लैंड एंड वाटर इन कंटिन्यूस बेसिस। और इसी कारण से मतलब सभी ना एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। अर्थ हवा को पकड़े हुए हैं, एटमॉस्फेयर को पकड़ा हुआ है, पानी भी एटमॉस्फेयर को पकड़ा हुआ है और एटमॉस्फेयर भी इन दोनों चीज़ों को पकड़े हुए हैं। तो इससे होता ये है ना कि पकड़ने के कारण जो ये हवा है ना ये उड़ के स्पेस में नहीं चला जाता है। ठीक है, बस यही वजह है। अगर अपना खुला रहता तो वो तो उड़ के स्पेस में चला जाता ना, बट ऐसा नहीं होता है। ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक जितने भी वेदर फेनोमेना होते हैं, जितने भी वेदर से रिलेटेड चीज़ होते हैं, जैसे कि बर्फ़ गिरना, बारिश होना, कोहरा होना और ओस गिरना, ये सभी कैन बी एक्सपीरियंस ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। ये सभी एटमॉस्फेयर के कारण हो रहे हैं। दीज फेनोमेना अकर ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। और ये सभी चीज़ हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे अर्थ में ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। फ्लोटिंग पार्टिकल्स हेल्प टू स्प्रेड द सनसाइन। और जो हवा में उड़ रहे हैं ना, जो फ्लोटिंग फ्लोटिंग छोटे छोटे पार्टिकल, तो वो सूरज की किरण को ज़मीन में आने देते हैं वैसे चीज़ें। द स्काई लुक आइदर फॉगी और फेंट और वाइट व्हेन दीज पार्टिकल आर इन एबंडेंस। और कभी कभी आकाश आपको साफ दिखता, कभी धुंधला दिखता, कभी ब्लर पूरा अजीब सा दिखता। तो ये सभी होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के वजह से। एंड इट लुक ब्लू वायलेट और रेड व्हेन दीज पार्टिकल आर स्पर्स। और जब बहुत ज़्यादा रहेगा तो मतलब जो आकाश का कलर है वो ब्लू वायलेट या रेड दिखेगा। द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड रेनफॉल। और एटमॉस्फेयर ही हेल्प करता है क्लाउड बनाने में, और जब क्लाउड बनता है तो उससे रेनफॉल होती है। इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर, द सोर्स ऑफ रेनफॉल ऑन द अर्थ। और फिर ये मतलब एक वाटर साइकिल ऐसा चलाता है जिससे कि हमेशा अर्थ में बारिश होती रहती है एक पीरियड के बाद। तीसरा पॉइंट है द एटमॉस्फेयर इज़ द बेसिक ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। और एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ पे। दैट इज़ वेजिटेशन कवर एनिमल एंड मैन, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन एंड फॉर रेस्पिरेशन, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। और एटमॉस्फेयर से हमें हवा मिलती है ना, तो हवा से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिससे कि हम लोग जिंदा रहते हैं। और हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स जो है वो लेते हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी एक साइकिल ये एक एटमॉस्फेयर की हेल्प से चल रहा है। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में है प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और मैंने बताया था ना कि स्ट्रेटोस्फेयर पे एक बहुत पतला सा चादर के जैसा एक ये क्या ओजोन लेयर है, तो वो जो हार्मफुल रेज है ना सन का, उसे आने नहीं देते अर्थ पे। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कोरिंग सोलर हीट एंड डीजलिंग लाइट। और अगर एटमॉस्फेयर ही कोई गैप कर देना तो अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। बट ये एटमॉस्फेयर के कारण ही ना बहुत हद तक जो टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेज, सारे हार्मफुल रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर ऑफ द सन पासिंग थ्रू इट एंड डाइल्यूट्स द इंटेंस सोलर हीट एट नाइट। और फिर रात में द एटमॉस्फेयर वर्क्स एज अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड। अगर ये जो सुबह में हीट हुआ और रात होते होते अगर ये हीट चला जाए ना तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो उस हीट को जाने नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारा जो रात में जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन्ड रहता है।
In the absence of the atmosphere, the daytime temperature would rise to an intolerable level. Similarly, the temperature during the night would be below freezing level without the atmosphere. और कह रहा है कि अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो रात में बिल्कुल एकदम फ्रीजिंग कोल्ड होगा और दिन में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली गर्मी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. द एटमॉस्फेयर इज़ अ डायनेमिक सिस्टम which absorb various pollutants thus acting a natural sink. ये नेचुरल सिंक है, ठीक है, बेसिन के जैसा है जो कि सारे गंदगी को अपने में खींच के नाली में बहा देता है. तो एटमॉस्फेयर में भी ना जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं गंदी चीज़ वो सभी को खुद में वो एब्जॉर्ब कर लेता है. दस एक्टिंग एज अ नेचुरल सिंक. फॉर एग्जांपल प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट जो है वो सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो बदले में छोड़ते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. एनिमल इन टर्न टेक कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जो वही छोड़े हुए ऑक्सीजन को ना हम इंसान उसे लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं. Take in oxygen and produce carbon dioxide through respiration. Forest fire and volcanic eruptions shoot gases and particulate into the atmosphere and rain and wind wash them out or disperse or scattered them. और तो यहाँ पे बस यही कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर ये सभी चीज़ों के लिए हेल्प करता है. फिर लास्ट पॉइंट है इट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग साउंड एज साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. और अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं रहता तो यानी हवा ही नहीं रहता, और अगर हवा ही नहीं रहता ना तो हम एक इंसान दूसरे इंसान की बातों को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है ना इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम जो कुछ बोलते हैं ना तो उससे एक कान से दूसरी कान तक पहुँचाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स. आई होप आप ये इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर समझ गए होंगे. अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था. ग्लोबल मतलब होता है, ग्लोब होता है अर्थ का एक छोटा सा रिप्रेजेंट, ठीक है, एक छोटा सा अर्थ का रिप्रेजेंट. तो ग्लोब जो कि अर्थ है हमारा वो वार्म हो रहा है, वार्म मतलब गर्म हो रहा है. सो दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. पूरा अर्थ जो है वो गर्म हो रहा है. किसके वजह से? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं? तो बस आप इतना समझ लो कि अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ता है ना तो वो अपने अंदर हीट ना ट्रैप कर लेता है. हीट यानी कि गर्मी को वो पकड़ के रहता है, वो जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. The sun continuously sends or radiates heat and light energy in all the direction. It is called solar radiation. The heat energy received by the earth is called insolation or incoming solar radiation. This incoming solar radiation first entered the earth's atmosphere where air, cloud, dust absorb a part of this radiation and heat up the atmosphere slightly. Only half of the incoming solar radiation reaches the earth's surface and heat it up. The heated surface of the earth then send back heat energy in the atmosphere called the terrestrial radiation, which heat up the atmosphere. There exists a balance between the incoming solar radiation and terrestrial radiation. तो जो सन से रेडिएशन आती है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि जो ज़मीन से पटका कर वो रेडिएशन जो वापस जाती है वो एक बैलेंस्ड रहता है, ठीक है. दिस बैलेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द अर्थ सरफेस टेम्परेचर. और जितना बैलेंस रहेगा उतना अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 32-33 डिग्री के रहेगा. लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो 45 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर. द इनकमिंग सोलर रेडिएशन हीट अप द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द डे. At night, the Earth's surface sends out the heat in the form of terrestrial radiation and is thus cooled. और रात का जब वक्त होता है तो उस वक्त सूरज का रोशनी तो डायरेक्ट अर्थ पे नहीं ना पड़ता, तो अगर तो अर्थ पे नहीं पड़ता जिसके कारण रात थोड़ा ठंड होती है. बट हमें गर्मी भी लगता है. गर्मी इसलिए लगता है क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है यानी कि जो अर्थ से जो पटका कर रेडिएशन जो जाता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहता है और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ना ही ज़्यादा ठंड ना ही ज़्यादा गर्म. तो रात के वक्त जो टेम्परेचर है वो अराउंड 25 डिग्री 26 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही होता है.
At night, the Earth's surface sends out the heat in the form of terrestrial radiation and thus cooled. Some of this heat is absorbed by gases in the atmosphere and does not escape into outer space and get trapped on the Earth. If this heat is not trapped, the Earth would be extremely cold at night. और वही कह रहा है कि अगर टेरेस्ट्रियल हीट जो है वो अर्थ पे नहीं रहे और एटमॉस्फेयर उसको अगर पकड़ के नहीं रहे तो रात के वक्त ना अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा, मेकिंग ह्यूमन सर्वाइवल क्वाइट डिफ़िकल्ट। और इतना ठंड हो जाएगा कि इंसान रह भी नहीं पाएगा। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द गैसेस दैट कॉजेज इट आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। और इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और गैसेस को, जो गैसेस जो पकड़ के रखती है हीट को, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज द प्रोसेस इज सिमिलर टू द हीटिंग ऑफ ग्रीन हाउस। द ग्रीन हाउस इज़ अ स्ट्रक्चर विथ वॉल एंड रूफ मेड ऑफ ग्लास। तो ग्रीन हाउस एक्चुअली क्या होता है ना कि एक घर होता है जिसका छत और दीवार जो होता है वो कांच का बना हुआ रहता है। इट अलाउज द सन रे टू एंटर इनटू द ग्रीन हाउस बट डज नॉट अलाउ टू रेडिएट द ऑफ हीट फ्रॉम द ग्रीन हाउस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो वो जो ग्लास का घर रहता है ना, उससे कांच से मतलब धूप की रोशनी तो आती है, हीट भी आती है, पर वो हीट वापस नहीं जा पाता है। तो इसीलिए हम लोग भी वैसे फेनोमेना को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। इन दिस वे इट प्रिजर्व्स द हीट एंड अलाउ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन कोल्ड एरियाज। और ऐसे ही जहाँ ठंड वाले एरिया होते हैं वहाँ पे इस तरीके से ही प्लांट्स उगाए जाते हैं। The excessive accumulation of the greenhouse gases in the atmosphere, like carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, ozone, and water vapor, increases the heat trapped, leading to an increase in the temperature on the earth. और जो अगर ये जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा हो गया अर्थ पे तो वो क्या करेगा, वो जो है अर्थ जो हमारा हीट होता है ना उसे और पकड़ के वो हीट कर देगा। मतलब वो गैस जो है वो हीट को बाहर ही जाने नहीं देगा और बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। ओवर द ईयर ड्यू टू सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़, अभी कुछ बीते सालों में हम लोग का एक्टिविटीज़ कुछ ऐसा रहा है ना, दिस हीट ट्रैपिंग गैसेज हैव इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, कि ये जो गैस जो है, ये जो हीट ट्रैप करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है हीट को, उनका मात्रा ना अर्थ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और जिसके कारण ना अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और अर्थ के गर्म होने को ये कहते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। फिर कॉजेज़, कि क्या कारण है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अर्थ इतना गर्म हो रहा है। द फॉलोइंग आर द कॉजेज़ विच हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एंड इन टर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, इसे देख के हम लोग समझेंगे कि ये जो है ये रीजंस है जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल ऑफ फ्यूल्स में कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। और फिर हार्मफुल इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मीथेन निकलता है, जिसके कारण जो हीट है ना वो ये पकड़ के रखता है। फिर है व्हीकल इमिशन, और व्हीकल से निकलने वाली जो धुआं होती है तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी जो होता है उसे पकड़ के ही रखता है। जब भी आप कभी गर्म के दिन में मार्केट जाते होगे तो आपको बड़ा चिपचिपा सा लगता होगा अगर मार्केट में भीड़ है तो। ये इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारी गाड़ी चलती है और उन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा धुआं निकलते हैं, और वो धुआं जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, और वो जो धुआं है वो हीट को ना पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी होती है। फिर है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट को काटना। तो ये सब कुछ वजह है जिसके कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। अब हर एक रीज़न को एक एक करके पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड पेट्रोलियम फॉर डोमेस्टिक यूज इन इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स। तो जो मेन कारण है वो है फॉसिल फ्यूल का।
फॉसिल फ्यूल अभी कितने सारी गाड़ियाँ आ गई है मार्केट में ना, और सभी गाड़ियों से धुआं निकलती है और उन्हीं धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, तो जो कि हीट को ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है। फिर है हार्मफुल इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं। With the rapid industrialization, the amount of harmful gases being discharged into the atmosphere has increased considerably. Besides burning fossil fuels and emitting carbon dioxide, industries also emit harmful greenhouse gases like oxide of nitrogen, sulfur and methane. ये सब gases जो हैं ये निकलते हैं फैक्ट्री से, जो धुआं निकलता है ना उसी से। फिर आता है वैक्यूलर इमिशन, व्हीकल से निकलने वाली जो धुआं होती है उसके बारे में। द मेजर हार्मफुल गैसेज रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार, लोकोमोटिव्स एंड एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर चौथा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ को काटना। ड्यू टू रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर टू यूज लैंड फॉर बिल्डिंग हाउस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, रोड, डैम्स एटसेट्रा। तो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है ना, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो घर भी तो बढ़ेंगे ना, तो जो घर बढ़ता है तो इसके लिए लोग जंगल को काट रहे हैं, और जंगल को काटने की वजह से ही ये जो गैसेस हैं ये सभी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ट्रीज यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जब खाना बनाता है ना तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। द absence ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और जब फॉरेस्ट ही कट करेंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जिससे कि वो खाना बनाते हैं तो उसका मात्रा तो बढ़ जाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड का पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। फिर है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कि खेती करने के काम से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। A number of agricultural practices like the use of fertilizer and pesticide, fuel and oil for tractors, equipments, trucking and shipping, electricity for lighting and operating water pumps lead to emission of carbon dioxide, methane, nitrogen, nitrous oxide and other greenhouse gases। तो कह रहा है कि जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र होता है वो फसल में डाल देते हैं ना तो फसल बहुत अच्छे से बढ़ता है, और पेस्टिसाइड होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे मारने के लिए केमिकल डाला जाता है, उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। तो और फिर फ्यूल, जो ट्रैक्टर चलती है उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है उससे जो धुआं निकलते हैं उन सभी से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि हमारे अर्थ के लिए ठीक नहीं है। फिर आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ राइजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना ये हर साल 5% से बढ़ रहा है। आप जो परफ्यूम यूज़ करते हो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो यानी कि फ्रिज जो आप इस्तेमाल करते हो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, आप जो एसी इस्तेमाल करते हो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं एक एक करके। Concentration of chlorofluorocarbon is rising at the rate of 5% per year. These gases are not only responsible for global warming but also ozone layer depletion. Chlorofluorocarbon are used to inform एरोसोल्स, सॉल्वेंट, एयर कंडीशनर यानी कि एसी, फिर रेफ्रिजरेंट यानी कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज एल्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है जो कि हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो गैसेस निकलती हैं तो वो बहुत हार्मफुल होता है। और इसमें अभी हमने एक और पॉइंट पढ़ा कि ये सिर्फ ग्लोबल वार्म नहीं करता बल्कि ये ओजोन लेयर डिप्लेशन भी करता है। तो ये ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बाय द वे, ओजोन लेयर क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, जब मैं स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा रहा था, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में जब मैं स्ट्रेटोस्फेयर बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था एक पतली सी चादर है जो सन की हार्मफुल रे को अर्थ में तक आने से रोकती है, उसे कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर is naturally present in the atmosphere with its maximum concentration in the stratosphere at 20 km to 50 km height from the Earth's surface. This layer of ozone form a thick layer in the stratosphere is called ozone sphere. तो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। The average thickness of the ozone layer is about 3 millimeter. एक बहुत ही पतला सा, एकदम जैसे चादर पतला होता है ना उतना ही पतला एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे कहते हैं हम लोग ओजोन लेयर।
but it varies from place to place and according to season. It protect life on earth from the strong ultraviolet radiation that comes from the sun. और सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उससे हमें बचाता है ये ओजोन लेयर। ठीक है, अगर ओजोन लेयर को हम हटा दें तो सन का रे इतना पावरफुल है कि हमारे स्किन को वो जला देगा। The destruction of ozone in the stratosphere due to some pollutants from the earth lead to the thinning of the ozone layer. Such a thinned patch is called ozone hole. This depletion of the ozone layer allows some harmful radiation to reach the earth and cause several diseases like skin cancer, cataract in the eyes and genetic disorders. तो हो क्या रहा है ना कि इतना हमारे ग्लोबल वार्म हो गया है और इतने ज़्यादा ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो बढ़ गया है कि ये जो ओजोन लेयर है ना इसमें भी छेद हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण ना जो सन का रे है वो इस छेद के थ्रू डायरेक्ट अर्थ पे पड़ रहा है और ये जो रे अर्थ पे पड़ रहा है डायरेक्ट इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं और जब इंसान उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो इंसान को बहुत तरह की बीमारियां हो रही है आजकल, लाइक स्किन कैंसर। ठीक है, और फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसी कुछ कुछ बीमारियां हो रही है। मेजर पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन Major pollutant responsible for the depletion of ozone layer are man-made compound called the chlorofluorocarbons, जो कि हमारे फ्रिज में एसी में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम फर्टिलाइजर जो कि फसल को बढ़ाने में मदद करती है, एंड हाइड्रोकार्बन्स। CFC are widely used as coolant in air conditioner and refrigerator, cleaning solvent, aerosol, propellants, and in the fire extinguisher equipments. तो आग बुझाने वाली जो एक मशीन होती है ना रेड कलर की, उसमें वे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होता है। दे escape as aerosol in the stratosphere. Jet engine, motor vehicles, nitrogen fertilizers, and other industrial activities are responsible for emission of chlorofluorocarbons. Nitrogen oxide, etc., flying at stratosphere height, the supersonic aircraft cause major disturbance in ozone level. और जो सुपरसोनिक का मतलब होता है एक ऐसा फाइटर जेट जो कि आवाज़ से भी तेज़ जाए। ठीक है, वैसे जो जेट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन लेयर को। टेम्परेचर एट साउथ पोल इज़ द लोएस्ट देन दैट ऑफ द नॉर्थ पोल। ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर इन द साउथ पोल कम्स डाउन टू -40 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर हेल्प इन फॉर्मिंग आइस क्रिस्टल। CFC in the stratosphere stick to these ice crystal during the cold and dark winter season. During spring season when light returns, the ice crystal melt and the CFC react to form chlorine that destroys ozone. और जो पोल में जो ठंड पड़ती है ठंड के दिनों में, तो उस ठंड के कारण जो बर्फ़ जमा हो जाता है, फिर जब वहाँ पे लाइट पड़ता है बाद में और वो जो बर्फ़ पिघलता है उससे जो ठंडक निकलती है उससे में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ one of the factor that enhances the process of ozone depletion. Due to this effect, heat is trapped in the troposphere and is not allowed to reach the stratosphere. So stratosphere remain cooler and let more ice crystal to form. These in turn react with chlorine and destroys the ozone layer. The greatest depletion of the ozone layer is seen over Antarctica during the spring season. तो एंटार्क्टिका जो एक हमारा कंटिनेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर डिप्लेशन देखा गया है। So stratosphere remain cooler and let more ice crystal to form, which in turn react with the chlorine and destroy the ozone layer. The greatest depletion of the ozone layer is seen over the Antarctica during spring season, as is visible from a picture of ozone hole over the Antarctic region. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा छेद है एंटार्क्टिक रीजन की तरफ। ठीक है, अब हमारे कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है लाइक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और मेजर टू चेक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की कैसे हम चेक करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को। तो ये कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।